अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो ये ऑप्शनल आपके जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं बुक्स को लेकर। तो बुक्स में जो सबसे पहली हमारी बात शुरू होती है वो शुरू होती है हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, एक बुक, आपको भी कई किताबों के नाम तो मुझसे अच्छे पते होंगे, ठीक है, आपने सोच रखा होगा। बुक जो होती है वो बेसिकली एक रास्ता देती है हमें यूपीएससी तक पहुंचने का, लेकिन बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये होता है कि बुक को सबसे पहले जो कॉमन है, ये सभी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये 5 से 6 लाख लोग जो सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हैं उनके पास बुक्स ना हो। सभी के पास है, आपके पास भी, मैं इस बात में बहुत यकीन करता हूं, ठीक है। लेकिन अब इस बुक को यूटिलाइज कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में इंटरनेट पे नहीं दिया है। इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप बुक लिस्ट डालेंगे, आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये बुक्स होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं। उसका कारण क्या है अब आपको बताता हूं। बुक्स को पढ़ने से पहले एक माइंडसेट का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यूपीएससी के लिए कोई बुक ही नहीं है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलाइज्ड बुक होती है, किसी स्कूल में जाते हैं उसकी अपना एक करिकुलम होता है, सीबीएसई की फलाना बुक है, ढिकाना बुक है, आईसीएसई की बुक्स होती हैं, यूपी बोर्ड की बुक्स होती हैं, एमपी बोर्ड्स की बुक है, मान लो आप जो भी राजस्थान बोर्ड की बुक है। लेकिन तुमने कभी सुना है कि ये यूपीएससी की बुक्स हैं? कभी नहीं सुना होगा, किसी बुक पे नहीं लिखा होगा कि दिस इज अ प्रिस्क्राइब बाय द यूपीएससी, प्रिस्क्राइब बाय द यूपीएससी एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, खुद इसको जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जाइए और इसको यहां से पढ़ना शुरू कर दिए, यहीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या करना होगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग इस किताब को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, और क्या नहीं पढ़ना है, ये छांटना पड़ेगा। नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा। बहुत देखा होगा आगे के बाल झड़ जाते हैं कई लोगों के, ठीक है, दाढ़ी पक वक जाती है, लेकिन फिर भी तैयारी के नाम पे चल रहा होता है काम। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगाना है। अगर आप सही गाइडेंस में हैं तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत से कम एज के जो है वो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कम एज में। वो अभी आपने देखा टीना अभी डीसी बन गई हैं, ठीक है, कलेक्टर की पोस्ट पे आ गई हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अंदाजा लगाइए कि एट द एंड ऑफ द उनका जो करियर होगा वो कितने सीनियर पोस्ट पे होंगे। हम यही सोचते हैं कि यार हमसे किसी तरह यूपीएससी क्रैक हो जाए। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें यूपीएससी जल्दी क्रैक करके राष्ट्र की सेवा करनी है, हमें अपना अनुभव बढ़ाना है, कल को हमें पॉलिसी मेकिंग में जाना है। इट इज नॉट ओनली कि तुम एक आईएएस बन जाओ, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन जाओ। मैं ओजांकियंस को इसी रूप में ड्रीम करता हूं। पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है कि तुम भाग्य विधाता बन जाओगे, तुम लोगों के बारे में सही तरीके से सोचोगे, तुम उनके लिए कुछ कर पाओगे। तुम्हारे सामने समस्या है, किसी और के सामने समस्या है, भारत में गरीबी है, भारत में बाढ़ की समस्या है, भारत में आज बहुत सी समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि तुम में से कुछ विजेता, कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो आगे बढ़ेंगे और इस समस्या का समाधान देंगे। और ऐसा ही होता है, हमारे समस्याओं का समाधान कोई ना कोई लेकर आता है। जब किसानों को आज से कुछ साल पहले उनकी फसल का कोई मुआवजा नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था कि फसल का भी बीमा हो सकता है, कोई नहीं सोचता था। भाई बीमा गाड़ी का हमने करा लिया, जीवन का करा लिया, स्वास्थ्य का करा लिया, लेकिन सवाल यह है कि फसल का, किसान के बारे में कौन सोच रहा, जबकि उसकी सब कुछ वही है। लेकिन अब सवाल यहां है, वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर आता है, वो अपने पायलट प्रोजेक्ट करता है कि अगर किसानों को सस्ता बीमा दे दिया जाए तो उससे उनको कितना लाभ होगा, उनकी भी तो इनकम सिक्योरिटी होगी, वो भी जुड़ पाएंगे इसके साथ। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आगे चलकर प्रधानमंत्री ने नाम लगाया, लेकिन वो एक पायलट प्रोजेक्ट आईएएस ऑफिसर का था। उसने उसको अपने क्षेत्र में किया, क्लस्टर प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल हुआ। वो राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा प्रोग्राम बन चुका है और जाने कितने किसानों को वो मदद कर रहा है, कितने किसानों की सुरक्षा कर रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि उनके घर में जो एक सुरक्षा की भावना, उनकी जो आय की सुरक्षा, वो एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग है। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इसका अंदाजा लगाइए, आप कितना बड़े परिवर्तन कर सकते। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, उस माइंडसेट से होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो यूपीएससी में जब भी आप जाएं तो किताब उठाने से पहले एक चीज को उठाएं और वो है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस दो तरीके से होता है, सिलेबस पढ़ना, सिलेबस समझना। तो पहली बात तो बहुत बड़ा आंकड़ा, नियरली 80% बच्चों का आंकड़ा ये, हमारे यहां तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। 80% बच्चे जो हैं सिलेबस नहीं पढ़ते यूपीएससी का, सॉरी टू से, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी के बारे में पूछ लें तो हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत कम 10% बच्चे हैं जो सिलेबस समझते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें हैं, वो खबर के हिस्से समझ पाते हैं। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस को समझना।
सिलेबस को समझना, उसके अंदर के गूढ़ आर्गुमेंट को समझना, यही एक कम्युनिकेशन है। जब आप सिलेबस की पकड़ रख लेंगे तब आप बुक्स आपके पास जाएगी, डायरेक्टली बुक्स पे जाओगे, बुक्स तुम्हें रिपेल कर देगी, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी हिस्ट्री उठा के देखिए, जाने कितनी जानकारियां ऐसी दी हैं जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अब वो एक बच्चे को सिखाने के पर्पस से दी है, कोई लिपि के बारे में बात हो रही है, कुछ डेटिंग्स के बारे में, मृद भांडों के बारे में बात हो रही है, उसको आपको समझना ही नहीं है। आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको भारत की धरोहर को समझते हुए, उसकी सांस्कृतिक विरासत को समझते हुए, क्रोनोलॉजी को समझते हुए आज वर्तमान तक पहुंचना है। सिंपल, आपको ये काम करना है। लेकिन ये डिफरेंस एक बिगिनर, अगर आज आप बिगिनर हैं, आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। और क्या, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दें, क्या आज आप इस डिफरेंस को समझने के लिए 1 या 2 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? बस मुझे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। क्या इस डिफरेंस को समझने के लिए, कि मतलब इसमें क्या मृद भांडों के बारे में मुझे पढ़ना है कि नहीं, डेटिंग्स के बारे में पढ़ना है कि नहीं, मुझे इनको जानने के तरीके के बारे में पढ़ना है कि नहीं, क्या आज आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इस बात को जानने के लिए आप 1-2 साल का समय बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? कि सिर्फ ये कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे अंकिता यादव ने लिखा, यस सर हम बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। खैर इनका तो भला यही करेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे समझदार हैं जिन्होंने इस बात को सुना क्या वो अगर 1 साल तैयारी करते हो तो न्यूनतम, अगर कुछ भी नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, दिल्ली में भी रह रहे हो, तो तुम्हारा 1,50,000 रुपए का न्यूनतम खर्चा आएगा। अगर तुम बीमार ना पड़े, खाना पीना खाली खा रहे हो और कहीं आ जा नहीं रहे हो, तो 1,50,000 रुपए का खर्चा आएगा। यानी 2 साल 3 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा है मिनिमम, जब तुम कुछ भी नहीं करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि समय की कीमत जो तुम समझते हो वो नहीं होगी। 2 साल में तो तुम एसडीएम की पोस्ट पे आ जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन जो है वो आगे चलकर तुम जो है और ऊपर निकल जाओगे। 2 साल तुम्हारी सैलरी, अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी मान लें, तो 2 साल की सैलरी 24 लाख रुपए हुई, खाली सैलरी। तो आप अंदाजा लगा के देखिए आप कितना लॉस अपना करने जा रहे हैं। अब करना क्या होगा? सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस को आप समझना सीखिए। 17 लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सिलेबस समझाया है, बार बार इस पे बताया कि इसके बिना यूपीएससी शुरू ही नहीं होता, तो आप दिए गए नंबर पे, जो हमारा एकेडमी का नंबर रन कर रहा है 875071110022, इस पर आप कह सकते हैं कि मुझे सर की वीडियोस चाहिए सिलेबस की, और ये निःशुल्क है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिना सिलेबस को समझे बुक्स कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती। जब तुम सिलेबस समझ जाओगे तो तुम्हें लगेगा 40-45% इंफॉर्मेशन तो मेरे किसी काम की ही नहीं है, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जब सिलेबस आपने समझ लिया, कुछ क्वेश्चंस पढ़िए प्रीवियस ईयर। अब बुक्स में सबसे पहले 2 तरह की बुक्स होती हैं। एक, अगर हम यहां बात करें कि मैं बिगिनर हूं, अपना नेचर समझिए, बुक्स आपके नेचर के हिसाब से। अक्सर मेरा एक बहुत कोट फेमस हुआ था कि हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें मुझे चुनती हैं। जो फलाना व्यक्ति की फेवरेट किताब है, जरूरी नहीं कि वो मेरी फेवरेट किताब हो, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बुक्स में अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, सो बेस्ट बुक जहां आप शुरुआत कर सकते हैं वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी, और उसमें भी मैं बात करूंगा न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन एक अलग किस्म का है। तो अगर आपको एक रीडिंग लेकर, अगर मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा बैकग्राउंड कभी नहीं रहा इस तरह का, अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूं, एनसीईआरटी बेसिकली लोगों को लगता है कि ये इसको पढ़ लिया तो आईएएस क्रैक हो जाएगा। एनसीईआरटी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बुक है। देखो, अंडरस्टैंडिंग के बिना आप कभी भी अपनी बिल्डिंग डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी नहीं। जब तक मुझे किसी सब्जेक्ट का विकास नहीं पता है, उसका डेवलपमेंट नहीं पता है, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। तो एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 किताबें, तो इन 3 किताबों की 6th to 12th बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो 6 to 8 की बुक है, ये शिफ्टिंग हो रही है। बहुत से लोग तुमसे कहेंगे 11th 12th जरूर पढ़िए, 6 to 8 की जो बुक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फंडामेंटल प्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताया जाता है कि केवल 11 12 पढ़ लो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है 6 to 8 में, और आप पिछले 3 सालों का पेपर उठा के देखिए, पिछले 3 सालों का पेपर उठा के देखिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा क्वेश्चन ऐसे लाइन बाय लाइन आपको दिखाई पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको। और उसको हमें बताया जाता है कि ज्यादातर आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा कि 11 12 की खाली पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि मैं, मान लो एक बिगिनर हो, अब ये तो पूछा नहीं जाता कि तुम बिगिनर हो कि नहीं है, मान लो तुम एक बिगिनर हो और तुमने 11th क्लास की किताब उठा ली। 11th क्लास में तुम सबसे पहले गए एंड यू जस्ट स्टार्टेड द प्रेशर बेल्ट्स, तुमने प्रेशर बेल्ट शुरू कर दिया पढ़ना।
अब तुम्हें यही नहीं पता कि मॉलिक्यूल हाई प्रेशर कैसे डेवलप करते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या है, और इस सब चीजों के पीछे जो सूर्य की किरणें हैं उसका एंगल कितना महत्वपूर्ण, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन 11th और 12th में सीधे कोर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। देखो एनसीईआरटी स्कूल की बुक्स हैं, तो बच्चा छठी क्लास से 12वीं क्लास में जाता है ना, सीधे थोड़े ना होगा कि अभी तक कल तक कंचे खेल रहा था और अचानक से आज सीधे 11वीं क्लास में एडमिशन होगा, ये तो आप करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप विकास का क्रम जानते हैं। क्या होता है? व्हेन यू नो द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्रम जानते हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे आपके अपने माँ बाप हैं, तो आप ध्यान से देखते होंगे कोई आपकी शिकायत करता है, अरे आपका लड़का बहुत गुस्से में है। अच्छा, आपकी माँ को पता है कि आपको कब गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आपके पिता को आपके नेचर के बारे में पता है कि आप कब गुस्सा करते हो, कब सामान पटकते हो, कब आपको किस बात से गुस्सा आता है, आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप गोभी नहीं खाते, आप टिंडा नहीं खाते। उनको ये बात अच्छी तरह पता है। क्यों पता है? ये पड़ोसियों को नहीं पता है, दूर के रिश्तेदारों को नहीं पता है। मेरी बात का लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने पैदाइश से तुम्हें ग्रो करते हुए देखा, इसलिए वो तुम्हारे नेचर के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हम भले चाहे तेजूलाल बन जाए कि हम माँ बाप से छुपा ले, उनको सब पता होता है कब तुमने स्मोकिंग की, कब तुमने चोरी, कब तुमने झूठ बोला, लेकिन वो भी सोचते हैं कि क्या करें अब। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी किताबें हैं और उसकी जो नॉलेज है वो हमारी औलाद की तरह है। इस भावना के साथ अगर पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी औलाद को समझने के लिए उसके जन्म से लेकर और आगे के स्टेप को समझना पड़ेगा, उसका बिहेवियर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो लोग, जितने भी लोग हैं, ये कहते हैं कि साहब ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, हिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो उन्होंने तो एक गोद ले लिया बच्चा, ठीक है, वो भी एकदम जवान बच्चा, 21 साल का हो गया, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, उसको गोद ले लिया। अब वो नहीं पता चल रहा है कि वो विनम्र स्वभाव का है, साधु स्वभाव का, बदमाश स्वभाव का है। वो तो जब उनके हत्थे चढ़ रहा है, किसी दिन मौका लगा, गुस्सा उस्सा किए पिता के रूप में, अरे मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैं डांट दूंगा, पता लगा उल्टे हाथ एक दे दिया उसने, तो क्या हुआ? अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया। तो तुम्हारी बुक्स तुम्हारे साथ जब बेवफाई करती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। जब तुम कहते हो साहब सब्जेक्ट नहीं समझ में, इकोनॉमिक्स बहुत टफ है सर, करंट अफेयर्स नहीं, साइंस सर